द विजार्ड स्टडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत। आज जो विषय आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका संबंध इतिहास के काल निर्धारण से है और पृथ्वी के इतिहास से है। पृथ्वी के इतिहास कहने का मतलब है कि आप जो देखते हैं कि कौन सा कल्प है, कौन सा महाकल्प है, कौन सा पीरियड है, किस फेज में है, आज हम किस काल में जी रहे हैं, ये सारा सेक्शन भी इसके अंतर्गत आएगा। इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा क्योंकि एक पार्ट में बनाने में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ ना पाएँ। इसलिए पहले पार्ट में आपको इतिहास के काल का निर्धारण कैसे होता है उसको बताएंगे और अगले पार्ट में पृथ्वी के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। इतिहास के काल निर्धारण में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो पुरातत्व का होता है। पुरातत्व का मतलब है कि उत्खनन में जो भी पदार्थ निकलते हैं, जो भी सामान निकलते हैं, जो भी जीवाश्म निकलते हैं, उन सब का काल निर्धारण करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और उसी से हम आज जो पढ़ रहे हैं कि भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक है, तो पीछे की ओर हम जहाँ तक ले जाना चाहते हैं उसका निर्धारण इसी काल निर्धारण की विधि से हुआ है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके काल के निर्धारण के 2 विधि हैं। पहला है सापेक्ष काल निर्धारण और दूसरा है निरपेक्ष काल निर्धारण। सापेक्ष काल निर्धारण का मतलब है कि किसी के सापेक्ष किसी का अध्ययन करते हैं, यानी कि मान लें कहीं से उत्खनन में कोई जीवाश्म मिला और उसी जीवाश्म के टाइम का कोई दूसरा जीवाश्म मिल जाएगा तो हम उसे उसी के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, तो वही है सापेक्ष निर्धारण। और ये निरपेक्ष निर्धारण का मतलब है कि हम किसी के सापेक्ष में हम नहीं देखते। मान लीजिए किसी ग्रह से कोई मिट्टी ले आए तो उसको हम किसी के सापेक्ष नहीं अध्ययन कर सकते, हम उसका स्वतंत्र रूप से परीक्षण करते हैं और तब उसका कालखंड निर्धारित करते हैं इन्हीं विधियों के आधार पर। तो यही है काल निर्धारण। सापेक्ष काल निर्धारण की यहाँ 5 विधियाँ मुख्य रूप से हैं। पहला है कि स्तरीकरण विधि। स्तरीकरण का मतलब है कि लेयर, जब हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी की खुदाई होती है, ज़मीन की खुदाई होती है, तो देखे होंगे कि ज़मीन की एक लेयर होती है। मान लें कि इस लेयर से अगर कोई सामान मिल गया तो उसी लेयर में दूसरा जब सामान मिलेगा तो ये माना जाएगा कि इसी काल का ये सामान है। इसलिए इसमें स्तरीकरण विधि एक सामान्य विधि है। जैसे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो मोहनजोदड़ो वाले लेयर में अगर कोई और भी सामान मिलेगा तो ये माना जाएगा कि ये मोहनजोदड़ो के काल का है, यानी हड़प्पा काल का है। तो यही है स्तरीकरण विधि। प्रारूप विधि का मतलब है कि कोई सामान मिला, उस सामान का, मान लीजिए कि पुरापाषाण काल में आपने देखा कि पत्थरों का जो हथियार होता था, हथियार उसी का बनाते थे सबसे पहले। उस टाइम गुफाओं में लोग रहते थे, तो गुफाओं में रहते थे और हिम युग का दौर चल रहा था पुरापाषाण काल में। उस दौर में लोगों को जैसे पत्थर मिले, बड़े बेढंगे साइज के अनगढ़ पत्थर इस्तेमाल करते थे, तो उस ढंग का कोई भी पत्थर मिला तो वैसा ही स्वरूप का दूसरी जगह से कोई पत्थर मिलेगा तो हम ये मान लेंगे कि इसका प्रारूप इसी के जैसा है। तो ये प्रारूप विधि से हम जान जाते हैं कि ये वैसा ही है, इसलिए उसी काल का होगा। अब मध्यपाषाण काल में अगर हम जाते हैं तो मध्यपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं। 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक के पत्थर के उपकरण मिले हैं जो जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण उनको कहा जाता है। तो पूरे देश में कहीं भी कोई सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण मिलेगा तो उसके स्वरूप को, उसके आकार को देख करके हम लगा लेंगे अनुमान कि ये किस काल का है, कि ये प्रारूप विधि के तहत हम उसका काल निर्धारण करते हैं। वैसे ही नवपाषाण काल में आप देखेंगे तो नवपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण हैं लेकिन उसको घिस करके चिकना किया हुआ है, तो वो चिकने जो पत्थर के उपकरण हैं वो नवपाषाण काल के हैं। तो अगर कोई चिकना पत्थर का उपकरण और छोटा उपकरण मिल रहा है तो वो नवपाषाण काल का ही होगा। अगर कृषि से संबंधित कोई उपकरण मिल रहा है तो वो कृषि से संबंधित उपकरण नवपाषाण काल का ही होगा। यही है प्रारूप विधि। पराग कण विधि से ये निकाला जाता है कि जैसे कहीं से मिट्टी में कहीं कोई पराग के कण मिल गए तो पराग के कण से ये निर्धारण किया जाता है कि ये किस काल का है और उस टाइम पर्यावरण में कौन कौन सी गैसें, कौन कौन से पेड़ पौधे, ये सब किस ढंग के थे, उनका स्वरूप कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए पराग कण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला है जीवाश्म विधि। जीवाश्म विधि का मतलब है कि अगर कोई जीवाश्म मिला और कोई ऐसा विलुप्त जानवर का जीवाश्म मिला जैसे कि डायनासोर है, तो डायनासोर का कालखंड हम जान रहे हैं और डायनासोर का ही कोई जीवाश्म मिल गया, मान लीजिए जैसे गुजरात में डायनासोर के अंडे थे वो मिले थे,
तो उससे हम जाने कि ये जो कालखंड होगा वो डायनासोर वाले जुरासिक युग का होगा। तो ये जीवाश्म विधि से उनके जीवाश्म को देख करके हम ये चीज़ें जान पाते हैं। फ्लोरीन विधि का मतलब है कि अगर हमारी अस्थियों में फ्लोरीन की मात्रा लगभग एक जैसी होती है, जो भी मानव होता है उसमें फ्लोरीन की मात्रा एक टाइप की ही होती है, उसमें कम ज़्यादा नहीं होता। तो जब ये फ्लोरीन जल के संपर्क में आता है तो फ्लोरोपेप्टाइट नामक एक अक्रिय और टिकाऊ रसायन बनाता है। और जब कोई जीवाश्म ज़मीन के नीचे गया और हड्डियों में जो कैल्शियम है उसमें फ्लोरीन जमना शुरू हो गया, तो वो कितने लेयर में जम रहा है किसी जीवाश्म पे, उसके आधार पर हम कालखंड निकाल लेते हैं कि ये कितना पुराना है। तो ये फ्लोरीन विधि है। किसी के सापेक्ष हम देखते हैं कि कोई हड्डी है, मान लीजिए अभी की कोई हड्डी है, उसमें फ्लोरीन की कितनी मात्रा है और कितना पुराना है, उस पर लेयर कितने हैं फ्लोरीन की या फ्लोरोपेप्टाइड की, उसके आधार पर हम कालखंड का निर्धारण करते हैं। तो ये सापेक्ष विधि था। तो आपने देखा स्थिरीकरण, प्रारूप विधि, स्थिरीकरण विधि, प्रारूप विधि, परागकण विधि, जीवाश्म विधि और फ्लोरीन विधि, ये सब सापेक्ष काल निर्धारण है। अब देखिए निरपेक्ष काल निर्धारण में, निरपेक्ष काल निर्धारण का सीधा संबंध होता है रेडियो एक्टिव तत्वों से। इसका निर्धारण किया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व का अगर आप अध्ययन करेंगे तो रेडियो एक्टिव तत्वों में उस रेडियो एक्टिव तत्व से एक विकिरण निकलता रहता है और उस पदार्थ का विखंडन होता रहता है। जैसे मान लें कार्बन 14 हम देखें, C14 एक बहुत ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कार्बन का आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव गुण धारण करता है। तो अगर रेडियो एक्टिव तत्व है कोई कार्बन 14 मान लें, तो कार्बन 14 का जो निर्माण होता है, ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मौजूद है उस नाइट्रोजन के जो कॉस्मिक किरणें हैं, जो सूर्य से आ रही कॉस्मिक किरणें हैं, वो कॉस्मिक किरणों के संपर्क में जब नाइट्रोजन आता है तो कार्बन 14 का निर्माण होता है। और कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड का रूप लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में मौजूद होता है, जिसका इस्तेमाल पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं, उसमें कार्बन का आइसोटोप जो कार्बन 14 है वही होता है मौजूद उस कार्बन डाइऑक्साइड में। और जब कोई जानवर या व्यक्ति जब हरे पौधों को खाता है तो उस पत्ते के साथ, उस हरियाली के साथ वो जो कार्बन 14 है वो उसके शरीर में चला जाता है। और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे इस कार्बन 14 का क्षरण होगा और कार्बन 14 जो है फिर से नाइट्रोजन में बदलना शुरू होगा। और मान लें अगर 100% किसी के शरीर में कार्बन है, 100% से उसको 50% पे पहुंचने में हमें पता है कि 5730 वर्ष लगते हैं। 5730 वर्ष, तो ये इसकी आधी आयु है, जिसको अर्ध जीवन काल कहा जाता है। किसका? कार्बन 14 का। कार्बन 14 का की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। तो जब कोई जीवाश्म मिलता है तो उसमें उसके शरीर में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा को हम देखते हैं कि कितना % बचा है। और इसी के आधार पर मान लीजिए ये अगर 5730 साल में 50% बचा है तो अगले 50% होने में, यानी कि 25% होने में इसे अगला 5730 वर्ष लगेगा। तो इस तरीके से लगभग 50,000 वर्षों तक का अगर कोई जीवाश्म है तो उसका हम कार्बन 14 पद्धति से कालखंड निकाल लेते हैं। और उसी में जब कोई मान लें कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और ज्वालामुखी विस्फोट में जो तत्व निकले उसका हम पोटेशियम आर्गन विधि से कालखंड निकालते हैं। ये कार्बन 14 था, ये पोटेशियम आर्गन विधि है। पोटेशियम आर्गन विधि में भी वही होता है कि पोटेशियम 40 जो रेडियो एक्टिव तत्व है, मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी के जो लावा हैं उसके साथ जो पदार्थ निकलेगा उसमें पोटेशियम 40 की मात्रा मौजूद होती है। और वही पोटेशियम 40 धीरे धीरे करके आर्गन में कन्वर्ट होगा। और आर्गन में कन्वर्ट होने में इसको लगभग 1.25 अरब वर्ष लगते हैं, 1.25 अरब वर्ष। तो 100% पोटेशियम था और वो 50% होने में 1.25 अरब वर्ष लगे। इसका मतलब है कि अगर हमें कालखंड निकालना है तो हम बहुत पीछे तक जा सकते हैं पोटेशियम आर्गन विधि से। तो ये 1.25 अरब वर्ष क्या है? पोटेशियम का अर्ध जीवन काल, यानी कि आधा किसी पत्थर में या चट्टान में पोटेशियम की मात्रा आधी बची हुई है, तो इसका मतलब है कि वो 1.25 अरब वर्ष पुराना पत्थर है
या चट्टान है। तो इस तरीके से एक लंबा कालखंड निकालने के लिए पोटेशियम आर्गन विधि का इस्तेमाल होता है। वैसे ही रुबीडियम रुबीडियम का स्ट्रांसियम में परिवर्तन होता है। इसका जो अर्ध जीवन काल है वो 48.8 अरब वर्ष है, 48.8 अरब वर्ष है। तो इतना पुराना अगर कोई कालखंड है, जैसे कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है कि दूसरे ग्रह से अगर कोई मिट्टी लाएं, मान लीजिए चंद्रमा से अभी चीन मिट्टी ले आ रहा है, तो उस मिट्टी का कालखंड निकालेंगे तो रुबीडियम स्ट्रांसियम विधि से ही निकाला जाएगा। तो रुबीडियम 87 जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका रूपांतरण हो जाएगा स्ट्रांसियम में। तो वो स्ट्रांसियम आधा देखेंगे या रुबीडियम की मात्रा देखेंगे, दोनों की मात्रा देख करके हमें पता चल जाएगा कि कौन कितने मात्रा में मौजूद है उसमें, उस आधार पर हम उसका कालखंड निकालते हैं। वैसे ही यूरेनियम लेड विधि है, इन सब का कालखंड सब के अर्ध आयु जो होती है उसी अर्ध जीवन काल के आधार पर इसका कालखंड निर्धारित होता है। अब देखें कि रेडियो एक्टिव तत्वों में पोटेशियम 40, जिसमें इसका अर्ध जीवन काल आपको ये याद रखना है 1.25 अरब वर्ष, रुबीडियम 87 का अर्ध जीवन काल 48.8 अरब वर्ष, थोरियम 232 का अर्ध जीवन काल 14 अरब वर्ष है, यूरेनियम 238 का अर्ध जीवन काल 4.47 अरब वर्ष है, यूरेनियम 235 का 70.4 करोड़ वर्ष है। यानी कि इससे अगर कम आयु का समझ में आ रहा है तो यूरेनियम 235 का हम इस्तेमाल करते हैं। और 50,000 साल के अंदर का कोई कालखंड निकालना है तो हम कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अर्ध जीवन काल उसका 5,730 वर्ष है। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। और ज़्यादातर जीवाश्म, अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा का जीवन काल, हड़प्पा की आयु कैसे निकाली गई, हड़प्पा का कालखंड कैसे निर्धारित किया गया, तो ये कार्बन 14 पद्धति ही है। क्योंकि हड़प्पा काल अभी 3-4 हज़ार साल पहले की बात है, 5,000 साल पहले की बात है। तो 5,000 साल का कालखंड निकालना था तो कार्बन 14 उसके लिए पर्याप्त है। इसलिए हड़प्पा के जितने जीवाश्म मिले या जो भी सामान मिले उसका हम कार्बन 14 पद्धति से निर्धारण कर लेते हैं। तो ये इतिहास का कालखंड निर्धारण का है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि ये जो पृथ्वी का इतिहास है, यानी कि इयॉन, एरा और पीरियड और ये सब का जो कालखंड निर्धारण का है कि कब कौन सी घटना घटी, उसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।